नमस्कार। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेंगे। वैसे AIMIM कोई इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में 100 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सके, लेकिन जहां तक बात मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध मारने की है, वो काम AIMIM आसानी से कर सकता है। ओवैसी यूपी से पहले बंगाल गए थे, जहां ममता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन बिहार, कुछ हद तक महाराष्ट्र और हैदराबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवैसी का इतना कोई बड़ा जनाधार नहीं है, जिसके चलते वो यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़े। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है, जिन्हें उनके नेता आसानी से चुनाव के नज़दीक आते आते तक जिन्ना और हिंदुओं का दुश्मन बताएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोटों के ध्रुवीकरण का अच्छा मौका मिल जाएगा। और यही डर उत्तर प्रदेश के अन्य विपक्षी दलों को है कि ओवैसी के साथ जुड़ने से कहीं उनकी सेक्युलर छवि को नुकसान होगा। ओवैसी की पार्टी के साथ ना तो समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी और ना ही कांग्रेस, तीनों ही गठबंधन करने को तैयार नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। मायावती ने तो यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस भी ओवैसी के साथ गठबंधन के किसी मूड में नहीं है। ओवैसी के करियर पर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कट्टरवादी नेताओं का करियर टिका है। जाहिर सी बात है, अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनावों में कोई तिल सा बयान भी देंगे हिंदुओं को लेकर, तो उसका तिल का ताड़ बनाना ही तो काम होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अब वैसे तो बीजेपी के स्टार प्रचारक, देश के प्रचार मंत्री मतलब प्रधानमंत्री तक किसी को कुछ बोलने से पहले कभी कुछ नहीं सोचते। उन्होंने बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी को बहुत कुछ कहा, दीदी ओ दीदी कहा, और यहाँ तक कह दिया था कि ममता बनर्जी आतंकियों के साथ खड़ी रही इतिहास में। हालांकि बंगाल में बीजेपी का क्या हुआ सबको पता है, और अब क्या हो रहा है ये भी पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किसी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस कोई भी ओवैसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। वैसे बिना किसी पार्टी के समर्थन के ओवैसी कोई खास प्रभावशाली नहीं है। एक हैदराबाद को अगर छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर गुजरात, उन्होंने वहाँ के छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके ही अपना अस्तित्व बनाया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी VBA, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ मिलकर पार्षद की कई सीटें उन्होंने जीती हैं। बात की जाए यूपी की तो पिछले दिनों हुए कुछ छोटे बड़े चुनावों और विधानसभा के उपचुनावों में ओवैसी के AIMIM के प्रतिनिधि का वोट प्रतिशत कांग्रेस जैसी पार्टी के कैंडिडेट से थोड़ा बेहतर रहा है। हालांकि बीजेपी की B टीम कहे जाने वाले ओवैसी पश्चिम बंगाल में ना तो ममता को कुछ नुकसान पहुंचा पाए और ना ही भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का कोई फायदा पहुंचा पाए। पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी का एक कैंडिडेट भी चुनाव जीतने में सफल नहीं हुआ। AIMIM ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से एक में भी जीत दर्ज कर पाने में वो असफल रहे। बंगाल में 1% वोट भी ओवैसी को नहीं पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ओवैसी 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। बिहार में मिली जीत के कारण ही ओवैसी ने बंगाल चुनाव में किसी भी दल से समझौता नहीं किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब बात की जाए यूपी की तो वहाँ जो मेन विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनके अखिलेश ने
ओवैसी को यहाँ तक कह दिया कि ये वो ओवैसी नहीं हैं जो हमारे बगल में बैठा करते थे और सकारात्मक राजनीति किया करते थे। ओवैसी का कद सरकार बनाने जितना तो नहीं है और ना ही जनाधार की वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जिता सके। तो ओवैसी का रोल स्पष्ट हो जाता है कि वो सिर्फ एक समुदाय का वोट लेकर सरकार को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में ओवैसी के आने से नुकसान किसका है और फायदा किसका हो सकता है। जाहिर तौर पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ओवैसी की राजनीति से किसका फायदा होगा, परंतु नुकसान किसका और कितना होगा, आइए ये जानते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, ये यूपी में अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि रखते हैं। हमेशा ही इनका यही रहा है, पिछले चुनावों में भी यही था। और ओवैसी की राजनीति का ये एक हिस्सा ऐसा है जिसे कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। दरअसल AIMIM इस्लामी लोकतंत्र की विचारधारा पर चलती है और उसे कट्टरता से लोगों में फैलाती है, जिससे और पार्टियों के मुस्लिम वोट आसानी से ओवैसी की ओर केंद्रित हो जाते हैं। और यही काम कहीं ना कहीं बीजेपी भी हिंदू वोटों के साथ करती है, जिससे ये दोनों पार्टियां ना चाहते हुए भी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तभी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता है। सपा और कांग्रेस दोनों ने ही कहीं ना कहीं ज़मीन पर अन्य पार्टियों से ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए वो आखिरी में आकर एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहते। और बसपा तो कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की मूक समर्थक सी बन गई है, जो ना तो ज़मीन पर एक्टिव है ना ही सदन में। हाँ, बस कभी कभी मायावती संतुलित सवाल कर विपक्ष में होने का ऑनलाइन फर्ज ज़रूर निभा देती है। खैर, यूपी चुनावों में अभी समय है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की शुरुआत कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लोगों तक गलत तरीके से पहुंचाने से शुरू हो चुकी है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।